सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवनीत भंडारी और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने एक नए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियो में, जिसमें मैं आपको बच्चों फिर से एक कंसेप्ट की तरफ लेकर जाऊंगा और डिटेल एनालिसिस करेंगे कंसेप्ट का। राइट। बहुत से बच्चों को रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आती है और मैं आपको रे ऑप्टिक्स का एक ऐसा टॉपिक करवाऊंगा बच्चों जिसमें हर साल ही क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या सीबीएसई एग्जाम हो या कहीं पर भी आप हो। राइट। तो आज का टॉपिक बच्चों मैं लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट। तो व्हाट डू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? एक सिंपल सा सवाल। राइट। तो इसको समझने के लिए बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक पैटर्न को समझते हैं बच्चों। देखो वो पैटर्न ये है। राइट। सपोज करो कि मैंने एक डेंसर मीडियम लिया बच्चों, यहाँ पर नीचे दिस इज अ डेंसर मीडियम। आई होप आपको डेंसर मीडियम के बारे में पता होगा। ऐसा मीडियम जो ऑप्टिकली डेंसर है, इसका ये मतलब है कि इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, ट्रांसपेरेंट है और क्लोजली पैक्ड है। राइट। ये यहाँ पर हम एयर मान रहे हैं और यहाँ पर सपोज हम वाटर मान रहे हैं। एयर इज कंसिडर टू बी डेंसर मीडियम, तो मैं इसको लिख देता हूँ, सॉरी रेरर मीडियम, इसको मैं लिख देता हूँ रेरर, और इसको मैं लिख देता हूँ ये है डेंसर। तो बच्चों एक पैटर्न को समझो। देखो इमेजिन करो कि यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ने निकलना है। राइट। रेज से हम रेज निकालते कुछ ऐसे, एक रे ये टकराई मान लो, है ना, एक रे ये टकराई होगी यहाँ पर, एक रे ऐसे टकराई, एक रे कुछ ऐसे टकराई, एक रे कुछ ऐसे टकराई बच्चों। ठीक है। देखो अब पैटर्न को समझो, इन रेस के साथ क्या हुआ होगा। तो सभी के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं नॉर्मल बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर नॉर्मल बना दिया मैंने, ये नॉर्मल, यहाँ पर भी नॉर्मल बना दिया, ये यहाँ पर नॉर्मल बना दिया मैंने, ये नॉर्मल बना दिया। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल बना दिया बच्चों, यहाँ पर भी एक नॉर्मल बना दिया बच्चों, ये नॉर्मल बना दिया, यहाँ पर भी एक नॉर्मल बना दिया। अब मैं एक चीज इमेजिन कर पा रहा हूँ बच्चों कि सभी लाइट रेज डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है ना, सभी लाइट रेज डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है। और ये एंगल को देखो, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर है I1, यहाँ पर है I2, यहाँ पर है I3 और यहाँ पर हो गया I4। आप एक बार इनके बीच का गैप देखो जरा, जैसे जैसे मैं रेस को दूर टकरा रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ डेंसर से रेयर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये लाइट थोड़ी सी अवे जाएगी ऐसे, ये वाली लाइट क्या होगा, मोर अवे जाएगी, और ये वाली शायद ग्रेजेज अलोंग द सरफेस, मतलब सरफेस के साथ ही निकल जाए ऐसे। अब इस पर्टिकुलर एंगल को, जिसमें लाइट तो टकराई डेंसर से रेयर की तरफ, लेकिन लाइट जो है वो सरफेस के अलोंग निकल गई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में कितना हो गया, 90 डिग्री। इस I3 एंगल को एक नाम दिया जाएगा जिसको बोलेंगे हम IC, मतलब क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के बाद अगर जरा से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ गई बच्चों, लाइट वापस से इसी डेंसर मीडियम में आ जाएगी और मैं बोलूंगा कि अब लाइट ट्रैप होना स्टार्ट हो गई है, लाइट जो है वो TIR सफर कर रही है। राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आप यही लिखोगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट रे मस्ट बी गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। ये पहली कंडीशन आ गई बच्चों। और दूसरी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सॉरी फॉर बैड हेड राइटिंग। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, ठीक है। तो ये तो हमने सीख लिया कि हाँ TIR ये है, लेकिन ये कभी रेयर से डेंसर में नहीं होगा। रेयर से डेंसर तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ना, तो वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, चलो समझते हैं इसको भी। देखो हुआ कुछ ऐसे, ये इंटरफेस है, ये लाइट टकरा रही है, राइट, ये नॉर्मल है, और ये लाइट जा रही है ऐसे। इसका मतलब बच्चों ये जो हुआ, ये तो हुआ क्रिटिकल एंगल, और ये क्या हुआ 90 डिग्री। ये क्या है यहाँ पर एयर, और ये क्या बच्चों यहाँ पर वाटर। अगर यहाँ पर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं किसी तरह से,
अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दूं यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का मतलब क्या होगा बच्चों, लाइट वाटर से जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू में साइन आई किसके बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू में साइन आर। ठीक है, तो अब क्या, अब वैल्यूज को देखें जरा एक बार। आप सभी को पता है बच्चों एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0008, मतलब 1.008 अप्रोक्सीमेटली, 1 ले लेते हैं इसको, और साइन आर कितना बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर साइन आई। तो इस तरह से मुझे पता लग रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आ गया, 1 बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अदरवाइज मतलब साइन आई सी, अदरवाइज मुझे ये लिखना चाहिए कि हमेशा क्रिटिकल एंगल साइन आई सी किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी ये डेंसर बाय रेयर नहीं हो सकता। अगर साइन आई सी एंड डी मतलब डेंसर बाय रेयर हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, विच इज नॉट इवन पॉसिबल। इस बात का ध्यान रखना कि डेंसर मीडियम हमेशा इनवर्स में मिलेगा आपको, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम शुड बी इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो अब मुझे ये पता लग गया कि भाई क्रिटिकल एंगल का कनेक्शन कहीं ना कहीं किसके साथ है, 1 बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, अगर अगर लाइट कहां पर जा रही है, एयर के अंदर, इसलिए मैं ये लिख पा रहा हूँ 1। ओके, अब एक चीज और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि जैसे कि डायमंड, जैसे कि प्रिज्म, जैसे कि वाटर, राइट, लाइट के ट्रैप होने के चांसेस किस में ज्यादा है ना, लाइट के ट्रैप होने के चांसेस किस में ज्यादा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 2.42 है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.51 होता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों अप्रोक्सीमेटली 1.33 होता है। इससे ये पता लग रहा है मुझे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये ज्यादा होने से क्रिटिकल एंगल कम हो गया, अप्रोक्सीमेटली 21 से 23 डिग्री तक देखा जाता है किसी भी डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है। मतलब लाइट अगर 24 डिग्री पर भी आ गई तो 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, बहुत सारी बड़ी रेंज आ गई कि यानी कि डायमंड के अंदर जब लाइट जाएगी तो लाइट जरूर टीआईआर सफर करेगी, इसके चांसेस बढ़ गए। इसलिए डायमंड के अंदर हमको ब्रिलियंस देखने को मिलता है, वो शाइनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.51 है, इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर कंडीशंस। वाटर के लिए यही चीज 55 डिग्री से 56 डिग्री तक देखने को मिलती है, मतलब कि वाटर सबसे कम लाइट को टीआईआर सफर करवा सकता है और डायमंड सबसे ज्यादा सफर करवा सकता है, ये तो हुई बात। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा और सवाल पूछूं कि मान लो ये डायमंड ही है बच्चों, राइट, और डायमंड के अंदर एक बार तो रेड कलर आया और एक बार ब्लू कलर आया, है ना, तो कौन सी लाइट के ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है, एक सिंपल सा सवाल। रेड कलर और ब्लू कलर में से कौन सी लाइट लाइकली टू ट्रैप इनसाइड डायमंड, या कौन सी लाइट या यार जल्दी सफर कर सकती है। तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या कनेक्शन है बच्चों। आपको पता ही होगा कि जिस भी कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिस भी कलर की वेवलेंथ बच्चों ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होने से उसी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है। अगर रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो ज्यादा होगा, है ना। तो जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है वो इतना जल्दी से ट्रैप नहीं होता। इसलिए मुझे पता लग गया कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू अगर पूछा जाए तो रेड कलर के लिए, प्लीज इसके नोट्स जरूर बना लेना, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू जो पूछा जाए तो रेड कलर के लिए, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा। इसलिए देखा जाता है कि ब्लू कलर ही जनरली ज्यादा ट्रैप होता है डायमंड के अंदर। और इसी तरह से क्योंकि क्रिटिकल एंगल किसी भी ब्लू कलर के लिए क्या देखने को मिलता है बच्चों, कम। ठीक है, इसी के साथ व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप सबको पता है बच्चों कि टेम्परेचर जब भी बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा, राइट। यानी कि ज्यादा टेम्परेचर होने पर लाइट के ट्रैप होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ फैक्टर समझाने की कोशिश करी है कि टीआईआर क्या होता है और कोई भी मीडियम जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, मतलब लाइट को ट्रैप करता है या नहीं करता है, और
क्या रीजन है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि कलर्स का क्या लॉजिक है, मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लॉजिक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर क्या क्या लॉजिक है। ये टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से हमको मिराज फॉर्मेशन देखने को मिलता है डेजर्ट्स में। ओके, तो ये भी एक छोटी सी कंसेप्ट वीडियो थी जिसमें आप ये समझ पाए। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, आपको ना एक क्वेश्चन के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ना। ये आइसोसेलेस प्रिज्म है बच्चों, देखो इस तरह से, और ये 90 डिग्री एंगल दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है, और ये 45, ये पीवाईक्यू में भी देखने को मिलेगा आपको। तो सवाल ये आता है कि भाई ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट, और लाइट ऐसे गिर रही है, तो क्या पता लग रहा है। देखो, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है बच्चों कि लाइट जब 90 डिग्री पर गिरेगी तो एज इट इज वो यहाँ तक तो आ जाएगी। ओके, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो होता है जनरली वो 42 डिग्री होता है किसी भी प्रिज्म के लिए, राइट, ऐसा गिवन होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल गिराओ, इसका मतलब लाइट जब डेंसर से बाहर निकलना चाह रही है तो भी उसका एंगल कितना है 45 डिग्री, एंड 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। इसलिए लाइट फिर से क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। जब अंदर की तरफ आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या हो जाएगा बच्चों उस केस में 45 डिग्री। ओके, अगर ये 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री, और लाइट किस पर गिरेगी, इसका मतलब 90 डिग्री पर, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री बन गया, ये सामने 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इट शुड बी आल्सो 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो। क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री। इसका मतलब लाइट यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये आपका एक बड़ा ही फेमस एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ओके, ऐसे ही ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बच्चों आपको, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि इस तरह से लाइट गिर रही है, ये एंगल है 45 डिग्री, फिर से ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है फिर से 45 डिग्री। इस पाथ को ट्रेस करके दिखाओ। तो यहां पर भी आपने यही लॉजिक लगाना है बच्चों। क्या लॉजिक लगेगा कि भाई ये लाइट रह गई सीधी, ये कुछ ऐसे गई लाइट, ये ऐसे गई लाइट रे, यहाँ टकराई। जब यहाँ टकराएगी तो आप फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, है ना। ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा बच्चों 45 डिग्री। आप देख लो, ज्योमेट्री बिल्कुल क्लियर है, ज्योमेट्री बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया 45 डिग्री विच इज इवन ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो उस केस में लाइट फिर से क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी, और ये वाला एंगल भी कितना बनाएगी 45 डिग्री। जब लाइट यहाँ टकराएगी तो फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दो बच्चों, राइट। ये कितना हो गया 45, ये भी कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45, राइट। अब लाइट फिर से देखो 45 डिग्री, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। डेंसर से रेयर जाते वक्त लाइट कितना बना रही है 45 डिग्री। तो लाइट फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, TIR सफर करेगी, और ये कितना बना लेगी 45 डिग्री। अब जब यहाँ पर लाइट फाइनली डेंसर से रेयर जा रही है तो सीधी निकल जाएगी, क्योंकि इस केस में एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री। तो इस तरह से जो ह्यूमन आई अगर यहाँ से देखेगी तो वो इस ऑब्जेक्ट को भी देख पाएगी। इस कंसेप्ट का यूज जनरली कहाँ होता है, देखो हमारा लाइन ऑफ साइट जो देखने की नजर है वो तो इधर की तरफ जा रही है, लेकिन हमको ये वाला ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा है। सबमरीन्स में इसका यूज होता है। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि किस तरह से कार्टून्स वो समुद्र में ऐसे सबमरीन के साथ कैसे देख सकते हैं, कि मैं देख तो सामने रहा हूँ लेकिन वो ऐसे पाइप जा रहा है और सामने के ऑब्जेक्ट कैसे दिखा रहा है। तो उसमें भाई ये कंसेप्ट यूज होता है। यहाँ पर मैं देख तो ऊपर की तरफ रहा हूँ, राइट, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट ये वाला नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल यहाँ पर पड़ा है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था बच्चों, TIR। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो अगर आप इस चैनल पर नए हो। अगर आपने गलती से इस वीडियो को कहीं ढूंढ लिया इंटरनेट पर तो मेरी बाकी वीडियोस भी देख लो, शायद उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे जल्द अगली वीडियो में।